रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड किंग एपिसोड 16। काशवी ने पूछा, आदित्य जी ये लड़की कौन है और आप इसे यहाँ पर क्यों लाए हैं? आदित्य ने कहा, वो तो मैं भी नहीं जानता ये लड़की कौन है। ये मुझे इसी हालत में मिली थी और फिर मैंने इसे मेंटल एसाइलम में एडमिट करा दिया। मुझे आज पता चला कि इसकी हालत बहुत खराब हो रही है और इससे बात करने में मुझे पता चला कि मेंटल एसाइलम में रहकर ये और बीमार हो रही है, इसकी रिकवरी नहीं हो रही है। तो मैं इसे घर लेकर आ गया। काशवी ने कहा, अच्छा किया आपने, ये लड़की यहाँ आकर बहुत खुश है और मुझे लगता भी है कि यहाँ आकर बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएगी। आदित्य ने कहा, तुम्हारा हाथ अब कैसा है, बहुत दर्द तो नहीं हो रहा है? काशवी ने कहा, नहीं, बस उस टाइम थोड़ा सा दर्द हुआ था लेकिन अब दर्द नहीं हो रहा है। अब फिक्र की कोई बात नहीं है। कुछ देर बाद काशवी आशी के कमरे में जाती है। आशी ने उस लड़की को एक लेडी सर्वेंट से नहलाने के बाद उसे अच्छे कपड़े पहनाकर उसकी बाल बना रही थी और वो लड़की भी बहुत खुश थी। इस घर में आकर काशवी लड़की के पास जाती है। लड़की उसको देखकर कहती है, तुम आ गई, क्या तुम मेरे लिए चूड़ियां लाए हो? उसकी बात सुनकर काशवी और आशी एक दूसरे की तरफ देखने लगती है। आशी ने कहा, लगता है तुम्हें चूड़ियां पहनना बहुत पसंद है। उस लड़की ने खुश होते हुए कहा, मुझे चूड़ियां ना बहुत पसंद है, मुझे उनकी आवाज ना बहुत ज्यादा ही पसंद है। काशवी ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे लिए चूड़ियां लेकर आ जाऊंगी। अब ये बताओ तुम हो कौन, तुम्हें ध्यान तो होगा ना, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, अरे अरे, अभी तो सुपरमैन ने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि मेरा नाम मुस्कान है, तो मेरा नाम मुस्कान हुआ ना। काशवी ने देखा कि उस लड़की के शरीर में कई जगह पर चोट है और कुछ ऐसे निशान जो पुरानी चोट की तरफ इशारा कर रहे हैं। काशवी ने पूछा, ये तुम्हें चोट कैसे लगी है? तो उस लड़की ने कहा, मुझे ना मेरे पति ने मारा था। आशी और काशवी उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। आशी और काशवी दोनों ने एक साथ हैरानी से कहा, तुम्हारी शादी हो चुकी है? लड़की ने कहा, हाँ मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरा जो पति था ना वो बहुत गंदा था, मुझे बहुत मारता था। और एक दिन वो मुझे कहीं घुमाने लेकर जा रहा था, पर वो खुद मेरे साथ घूमने नहीं आ रहा था, वो मुझे किसी और के साथ घूमने के लिए भेज रहा था। मैंने उसको जिद की कि मुझे उसके साथ ही घूमना है, लेकिन वो माना ही नहीं। उसके बाद वो जितने भी लोग थे ना, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा बुरा किया, मुझे मारा भी था। एक दिन जब वो लोग मुझे मार रहे थे तो सुपरमैन आया और उसके साथ ब्लैक कमांडो भी था। सुपरमैन ने उन लोगों को बहुत मारा, बहुत मारा। जब वो उन लोगों को मार रहा था ना तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। ब्लैक कमांडो ने तो मार मार कर उनका बुरा हाल ही कर दिया। काशवी ने कहा, तुम्हारी फैमिली कहाँ है, तुम्हारे मम्मी पापा? लड़की ने उदास होते हुए कहा, मुझे तो पता ही नहीं है मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं और मुझे मेरे घर नहीं जाना, वरना फिर से मेरे मम्मी पापा मुझे मेरे पति के घर में भेज देंगे और वो फिर से मुझे मारेगा। इसीलिए मुझे मेरे घर नहीं जाना है और ना ही अपने पति के घर जाना है। ये बात कहते हुए वो लड़की बहुत कांप रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। आशी ने जैसे उसे देखा तो उससे संभालने के लिए उसने उस लड़की का सर अपने पेट पर रखकर उसका सर को सहलाने लगी और कहा, तो मैं यहाँ कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। लड़की ने कहा, मुझे पता है कि यहाँ पर सुपरमैन और ब्लैक कमांडो है ना, मुझे पता है वो दोनों मुझे कुछ नहीं होने देंगे और मुझे गुंडे यहाँ पर लेने आएंगे ना तो वह दोनों उनको धिशूम धिशूम करके मारेंगे। अगर उस दिन सुपरमैन और ब्लैक कमांडो नहीं आते ना मुझे बचाने तो वो लोग मेरे साथ कितना गंदा गंदा करते, तुम्हें पता है उन लोगों ने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए थे। उसने अपने शरीर पर निशान दिखाते हुए कहा, और देखो उन लोगों ने मुझे काटा भी था। उसकी बात सुनकर दोनों समझ गए कि लड़की के साथ उन लोगों ने गलत करने की कोशिश की थी। आशी ने पूछा, तो क्या उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था? आई मीन आगे कुछ? आशी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस लड़की से पूछे। लड़की ने कहा, वो सब जैसे ही मेरे करीब आ रहे थे ना वैसे ही सुपरमैन आ गया और उसने उन सबको बहुत मारा और फिर उसने मुझे बचा भी लिया। सुपरमैन और ब्लैक कमांडो ना बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे ही नहीं उस दिन बहुत सारी लड़कियों को बचाया था। उसकी बात सुनकर एक बार फिर से काशवी और आशी हैरान रह गए। आशी ने कहा, इसका मतलब भैया ने इस लड़की को बचाया है और शायद इस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ है तभी इसकी दिमागी हालत ऐसी हो गई है। भैया भी ना अच्छा काम करने के बाद भी कभी क्रेडिट नहीं लेते। काशवी ने कहा, पता नहीं तुम्हारे भैया को बुरा बनने का कितना शौक है कि वो अपनी अच्छाइयां भी किसी को दिखने नहीं देते। लड़की ने कहा, मुझे ना बहुत कस के भूख लगी है, मैंने बहुत दिन से अच्छा खाना नहीं खाया है और मुझे जिस घर में पर सुपरमैन ने रखा था ना वो लोग भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देते थे और वहां का खाना भी बहुत गंदा था। काशवी ने उससे प्यार से पूछा, तो बताओ तुम क्या खाओगी, मैं तुम्हारे लिए आज वही बनवाऊंगी।
लड़की ने खुश होते हुए कहा, सच में आप मेरे लिए बनाओगी मेरा फेवरेट खाना? काशवी ने हाँ में अपना सर हिलाया। लड़की ने कहा, मुझे ना आलू के पराठे खाने हैं, भिंडी की सब्जी भी खानी है, पिज्जा भी खाना है। काशवी ने ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर करती हूँ, रात के खाने में तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाओगी, ठीक है? लड़की ने कहा, ठीक है, अब तो बहुत मजा आएगी। लड़की की बातों से काशवी समझ गई कि इस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है और आदित्य की वजह से ही ये लड़की बच पाई है। काशवी अपने कमरे में वापस आती है। आदित्य इस वक्त खिड़की के पास खड़ा था, वो इस वक्त फोन पर किसी से बातें कर रहा था। काशवी उसके पीछे जाकर उसे लेफ्ट हैंड से हग कर लेती है। काशवी का एक हाथ इस वक्त आदित्य के सीने में था और उसका सर आदित्य के कंधे पर। आदित्य ने जैसे ही काशवी का हाथ अपने सीने में महसूस किया, उसने काशवी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया और उसके हाथ को थाम लिया। आदित्य ने फोन पर कहा, ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूं, अभी मुझे कुछ काम है। इतना कहकर आदित्य फोन रख देता है और काशवी का हाथ थामे हुए ही वो काशवी की तरफ मुड़ता है। आदित्य उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देखते हुए पूछता है, क्या बात है? काशवी ने कहा, आप इतने अच्छे कैसे हैं आदित्य जी? आपने उस लड़की के साथ बुरा होने से बचाया, उसके बाद भी आपने एक बार भी हमें ये नहीं बताया कि वो लड़की आपको किन हालातों में मिली थी, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। मुझे उस लड़की ने बताया कि उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था और शायद उसने उस लड़की को किसी और को बेच दिया था और उन लोगों ने उस लड़की के साथ गलत करने की कोशिश भी की थी और आपने और रॉकेट भैया ने उसको बचाया था, बल्कि उसको ही नहीं, उस दिन आपने बहुत सारी लड़कियों को बचाया था। आपको पता है, आज ये जानने के बाद आप मेरी नज़रों में और भी उठ गए हैं। हमेशा मैंने अपने आप पर प्राउड फील किया है आपके प्यार की वजह से, कितना प्यार मुझे आपसे मिला है उसकी वजह से। लेकिन आज मुझे प्राउड फील हो रहा है कि एक ऐसे इंसान की पत्नी हूं जिसने एक लड़की की इज्जत बचाई है और ना जाने कितनी लड़कियों को बचाया आपने। आपको जाने के बाद मेरा प्यार हमेशा आपके लिए और बढ़ता ही चला जाता है और आज भी मेरी नज़रों में आपके लिए इज्जत और प्यार दोनों कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। इतना कहते काशवी एक बार फिर से आदित्य के सीने पर अपना सर रख देती है। आदित्य ने कहा, लेकिन वो लड़की उस हादसे के बाद तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी, बहुत कुछ भूल भी चुकी है वो, और इतने दिन में तो उसने किसी से बात भी नहीं की है। काशवी ने कहा, हाँ, शायद यहाँ वो अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही है, उसे अपनापन सा यहाँ पर लग रहा है, इसीलिए शायद उसने मुझे और आशी को वो बात बताए। आदित्य ने कहा, चलो अच्छा है, अगर वो यहाँ पर रहकर ठीक हो रही है तो आपने उसके लिए इतना कुछ किया है, उसे तो ठीक होना ही होगा ना? काशवी ने आदित्य से कहा। काशवी के हाथों की पकड़ इस वक्त आदित्य की कमर पर बहुत टाइट थी। आदित्य उसने कहा, काशवी छोड़ो भी मुझे। उसकी बात सुनकर काशवी थोड़ा झेप जाती है और उससे अलग होती है। आपको पता है आदित्य जी, सभी लड़कियों की तरह मैं भी अपने होने वाले लाइफ पार्टनर की इमेज बनाती थी कि वो ऐसा होगा वैसा होगा। आदित्य ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए अपने करीब करके उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो क्या तुम्हारा ये रियल लाइफ पार्टनर तुम्हारी इमेजिनेशन की लाइफ पार्टनर की तरह है? काशवी ने कहा, नहीं। ये सुनकर आदित्य की पकड़ काशवी की कमर पर ढीली हो गई और वो उससे दूर होते हुए 2 कदम पीछे हो गया। काशवी उसकी ओर बढ़ी और आदित्य के चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर अपनी नाक उसकी नाक से टच करते हुए और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे तो वह लाइफ पार्टनर मिला है जिसकी मैंने कभी इमेजिनेशन की ही नहीं थी। आप तो मेरी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा अच्छे हैं, उससे भी कहीं ज्यादा परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। आप परफेक्ट ही नहीं है, द बेस्ट है। इतने अच्छे हैं हम कि शायद जितना इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। तभी शायद मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं होता। आदित्य इस वक्त काशवी को बहुत गौर से देख रहा था। काशवी के कहे शब्द उसे एक अलग सी खुशी दे रहे थे। आदित्य ने अपने हाथ की पीठ पर रखा पर एक हाथ उसके गालों पर। तुम्हें पता है, मुझे अपनी तारीफ सुनने का कोई शौक नहीं, पर जब तुम मेरी तारीफ करती हो ना तो बस ऐसे लगता है सुनता ही जाऊं और तुम्हारे लिए वो सब करूं जो चीज तुम्हें खुशी देती है। सारे जहां की खुशियां बस तुम्हारे कदमों में रख दूं। काशवी ने कहा, मुझे बस एक ही चीज खुशी देती है, जब आप मेरे आसपास होते हैं, जब आप मेरी फिक्र करते हैं। आप मेरे साथ और मेरे पास रहेंगे ना, मैं अपने आप ही खुश रहूंगी। आदित्य उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और उसके माथे पर अपने होंठ रखकर उसे किस करता है, पर एक बार हो फिर से काशवी को अपने सीने से लगा लेता है। रात के डिनर के वक्त सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। काशवी ने मुस्कान के कहने के अकॉर्डिंग उसके लिए आलू के पराठे और भिंडी की सब्जी बनवाई थी। मुस्कान ने जब खाना देखा तो वो खुश हो गई।
अरे वाह, मेरे फेवरेट आलू के पराठे और भिंडी की सब्जी, थैंक यू। मुस्कान ने काशवी की ओर देखकर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। काशवी भी उसकी खुशी देखकर खुश हो गई और बाकी सब भी उसे इतना खुश देखकर खुश थे। मुस्कान ने कहा, सुपरमैन तुम्हें पता है आशी दीदी बहुत अच्छी है, इन्होंने मेरी चोटी बनाई, मुझे अपने फोन में गेम्स भी खेलने दिए और मेरे लिए पिज्जा भी ऑर्डर किया था। आदित्य ने कहा, जानता हूं, तभी तो मैंने तुम्हें इसके साथ रहने को कहा। थोड़ी देर बाद रेहान जो बाहर गया था वो घर में वापस आता है। पुष्पेंद्र जी ने उसको देखकर कहा, रेहान तुम अभी तक कहाँ थे, इतनी देर हो गई है, अब घर लौट रहे हो? उन्होंने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा। रेहान ने कहा, काका वो जो डायमंड वाली शिप आज पोर्ट में आने वाली थी इसीलिए मैं वहीं पर गया था, ये देखने की कोई गड़बड़ तो नहीं है। आदित्य ने कहा, अच्छा किया तुमने जो चले गए। डॉट 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 तो क्या वहां कोई गड़बड़ थी? रेहान ने कहा, नहीं भाई, सब कुछ सही था और डायमंड्स में एकदम असली है। पुष्पेंद्र जी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है रेहान कि तुम अब काम पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन याद रखना कि काम को लेकर हमारे कुछ उसूल हैं और उन उसूलों के खिलाफ मत जाना। रेहान ने कहा, जी काका। तभी उसकी नजर मुस्कान पर पड़ी। उसने हैरानी से पूछा, ये लड़की कौन है? आशी ने कहा, भाई ये मुस्कान है, आदित्य भाई इसे घर पर लाए हैं। रेहान ने कहा, लेकिन भाई आपको इस लड़की को घर लाने की क्या जरूरत थी? आदित्य ने कहा, मैं कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता, हर काम करने के पीछे मेरी एक वजह होती है और वैसे भी अब इस लड़की का यहाँ पर रहना ही सही है क्योंकि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और यहाँ पर रहकर ये रिकवर हो सकती है। रेहान ने कहा, ठीक है भाई, जैसा आपको ठीक लगे। पुष्पेंद्र जी ने कहा, रेहान अब जाओ, फ्रेश होकर आओ और खाना खा लो। जी काका, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, इतना कहकर रेहान अपने कमरे की तरफ चला गया। कुछ देर बाद तो लौटकर आता है और सबके साथ खाना खाता है। पुष्पेंद्र जी ने आदित्य से कहा, आदित्य आज नए सेक्रेटरी के इंटरव्यू होने वाले थे, तो क्या तुमने सेक्रेटरी हायर कर ली है? आदित्य ने कहा, हाँ काका, मैंने एक सेक्रेटरी हायर कर ली है, वो काफी मेहनती है, मुझे लगता है कि हमारा काम बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगी। काशवी ने कहा, अब बिजनेस की बातें आप लोग डाइनिंग टेबल में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, सारा टाइम तो आप लोग काम करते रहते हैं, एटलीस्ट खाने के टाइम तो फैमिली टाइम एंजॉय कीजिए। पुष्पेंद्र जी ने कहा, हम बेटा, बात तो तुम सही कह रही हो, ठीक है, अब हम कभी भी डाइनिंग टेबल में खाना खाते वक्त बिजनेस की बातें डिस्कस नहीं करेंगे। आदित्य की नज़र बार बार आशी पर जा रही थी जो बार बार अपने फोन की तरफ देख रही थी जैसे वो किसी के फोन या मैसेज का इंतजार कर रही हो, और कुछ दिन से वो से बहुत परेशान भी लग रही थी। आशी ने कहा, मेरा खाना हो गया है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। आदित्य देख रहा था कि इस वक्त आशी ना ढंग से खाना खा रही है और ना ही लोगों से ज्यादा घुलती मिलती है और पहले की तरह ज्यादा बातें नहीं किया करती थी। ये सब देखकर आदित्य को उसकी चिंता हो रही थी। आशी अपने रूम में चली जाती है। जब वो कमरे में आती है तो किसी को फोन लगाती है, लेकिन नंबर बार बार या तो बिजी आ रहा था या तो कट जा रहा था। तेजस प्लीज मेरा कॉल रिसीव कर लो, मुझे तुमसे बात करनी है। सीबीआई ऑफिस में तेजस जो एक फाइल चेक कर रहा था, बार बार उसके फोन पर आशी का कॉल आता देखकर वो भी बेचैन हो जाता था, लेकिन गुस्से में वो फोन काट देता था। आशी उसके इस बिहेवियर से बहुत परेशान थी। जब तेजस ने बहुत देर तक उसका कॉल रिसीव नहीं किया तो उसने भी कॉल करना बंद कर दिया और जाकर बेड में लेट गई। कुछ देर बाद मुस्कान भी कमरे में वापस आती है। उसने आशी को लेटे हुए देखा, वो उसके पास गई, उसने देखा कि आशी रो रही है। उसने पूछा, आशी दीदी आपको क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो? आशी ने कहा, कुछ भी नहीं। नहीं आप रो रही हो, आपको किसी ने डांटा है या मारा है? आशी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, अब तुम सो जाओ। मुस्कान जाकर उसके बगल में लेट जाती है। वो कुछ देर बाद सो जाती है, लेकिन आशी अभी भी जग रही थी और वो रोए जा रही थी। रोते रोते उसकी भी आंख लग जाती है। सुबह का वक्त, सब लोग हॉल में बैठे होते हैं। आशी अभी अपने कमरे में होती है। काशवी सबके लिए डाइनिंग टेबल में नाश्ता लगा रही थी। पुष्पेंद्र जी और आदित्य अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रेहान भी एक फाइल चेक कर रहा था और कुछ देर बाद उसे भी एक साइट के लिए निकलना था। काशवी ने एक सर्वेंट को कहकर आशी को बुला लाने के लिए कहा। कुछ देर बाद आशी भी नीचे आती है, सब बैठकर नाश्ता करते हैं। कुछ देर बाद वहां पर एक लड़की आती है। सर्वेंट उसके पास जाता है, उसने सर्वेंट को कुछ बताया। सर्वेंट ने जाकर बताया, एक लड़की आई है और वो अपना नाम नताशा बता रही है। आदित्य ने कहा, हाँ वो मेरी नई सेक्रेटरी है, वो शायद मुझे यहाँ शेड्यूल बताने आई होगी, तुम उसको कहो वो थोड़ी देर वेट करे, मैं भी आता हूँ। सर्वेंट ने अपना सर झुकाया और वहां से चला गया। सब नाश्ता कर चुके थे। आदित्य वापस से हॉल में आता है।
नताशा उसे देखकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। गुड मॉर्निंग सर, उसने आदित्य को ग्रीट किया। आदित्य ने भी हल्के से अपना सर हिला दिया। नताशा उससे शेड्यूल बताने लगी। कुछ देर बाद काशवी भी हॉल में आती है। उसने उस लड़की को देखा जिसने ब्लैक कलर की शर्ट ड्रेस पहनी थी, उसके बाल कंधे तक थे और पैरों में ऊंची हील। उस लड़की ने अच्छा खासा अपने चेहरे में मेकअप किया हुआ था। हालांकि उसने मेकअप बहुत किया था, लेकिन वह मेकअप उसके चेहरे में अच्छा लग रहा था। ओवरऑल देखने में बहुत खूबसूरत थी। काशवी तो बस उसे ऊपर से नीचे तक देखती ही रहती है। आशी भी काशवी के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। उसने देखा कि काशवी एक टक नताशा को ही देख रही है। आशी ने उसके कान में कहा, हॉट है ना भैया की सेक्रेटरी। काशवी सर घुमा कर एक बार आशी को देखती है और फिर अगले ही पल नताशा को। आशी काशवी की शक्ल देखती है और मुस्कुरा कर वहां से चली जाती है। काशवी देख रही थी कि आदित्य उस लड़की से कितने पोलाइटली बात कर रहा है। हालांकि वो अपने घर वालों के अलावा किसी से इतने पोलाइटली किसी से बिहेव नहीं करता। काशवी जाकर आदित्य के बगल में बैठ जाती है। आदित्य ने कहा, नताशा की मेरी वाइफ है काशवी। और काशवी उसने नताशा की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह है नताशा मेरी सेक्रेटरी। नताशा काशवी को गौर से देख रही थी। थोड़ी देर उसे देखने के बाद उसने कहा, गुड मॉर्निंग मैम। काशवी ने भी उसको गुड मॉर्निंग विश किया। आदित्य ने कहा, वेल मिस नताशा, तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। पहले दिन ही तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया है। नताशा आदित्य से अपने लिए तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। थैंक यू सर। कुछ देर बाद काशवी वहां से चली जाती है। आदित्य ने कहा, मिस नताशा, कुछ दिन मैं अपना काम घर से ही करूंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरी वाइफ को गोली लगी थी और वो जब तक रिकवर नहीं हो जाती मैं घर से ही काम करूंगा। तो शायद तुम्हें कुछ दिन ज्यादा ही अप डाउन करना पड़ेगा। तुम्हें ऑफिस से भी काम करना होगा, मेरे घर पर आकर मुझे रिपोर्ट करना होगा और शेड्यूल बताना होगा। और जब काशवी ठीक हो जाएगी उसके बाद मैं ऑफिस से ही अपना काम करूंगा। नताशा ने कहा, ओके सर, जैसा आप कहें। मैं ऑफिस का काम भी संभाल लूंगी और घर में आकर आपको डिटेल्स भी दे दूंगी। आदित्य ने कहा, गुड। मैं तब तक के लिए तुम्हारे ऑफिस वर्क के लिए तुम्हें कमरा दे देता हूं, तुम उसी कमरे से अपना ऑफिस वर्क करना। ओके सर, नताशा ने कहा। अभी तुम ऑफिस जाओ और ऑफिस का काम संभालो। उसकी बात सुनकर नताशा वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद आदित्य किसी को कॉल करता है। मुझे तुमसे मिलना है, तो बताओ तुम कहाँ मिलना चाहोगे, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो। इसीलिए शराफत से मैं जहां बोल रहा हूं वहां आ जाना। इतना कहकर आदित्य फोन रख देता है। आदित्य उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसने फोन कॉल वाले उस पर्सन को मिलने को बुलाया था। कुछ देर बाद वहां पर एक ब्लैक स्कॉर्पियो आकर रुकती है और उसमें से तेजस बाहर निकलता है। आदित्य अपने ट्राउजर की जेब में एक हाथ डालकर खड़ा था और अपने सीधे हाथ में सिगरेट लेकर पी रहा था। आदित्य तेजस को आते हुए देख रहा था और अपनी सिगरेट के कश ले रहा था। तेजस उसके पास आकर खड़ा होता है। उसने पूछा, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया मिस्टर सिंह? आदित्य ने अपनी सिगरेट को फेंका और उससे पैरों से मसलते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मेरी बहन की आंखों में आंसू आए हैं। तुम्हारी वजह से मेरी बहन तकलीफ में है। मुझे ये जानना है कि सडनली ऐसा क्या हुआ कि आशी घर वापस आ गई, क्योंकि उसके घर आने की वजह नॉर्मल तो नहीं है। जब से वो घर में आए हैं तब से वो परेशान रहती है और पहले की तरह हम सबसे बातें भी नहीं करती, बस अपने में ही गुमसुम रहती है। वो पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन तुमसे शादी होने के बाद, या यूं कहूं जब से वो तुम्हारा घर छोड़कर आए हैं, उसके बाद से वो ऐसी हो गई है। अब मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसे तकलीफ हुई है। मैं इस दुनिया में सब बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी बहन की आंखों में आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं है। जिस बहन को मैंने आज तक जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दी, तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए हैं, जो कि मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तेजस ने कहा, जानकर अच्छा लगा कि आप दोनों भाई बहन एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। बहन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपकी जिंदगी को आबाद करने के लिए। लेट मी क्लियर यू मिस्टर सिंह कि मैंने आशी को तकलीफ नहीं पहुंचाई है, उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। आदित्य को तेजस की बात सुनकर हैरानी होती है। उसने कहा, आशी कभी किसी को तकलीफ नहीं दे सकती। तेजस ने कहा, लेकिन उसने मुझे तकलीफ दी है। मैं नहीं जानता कि वो क्यों रो रही है, क्यों परेशान है। अरे परेशान तो मुझे होना चाहिए, तकलीफ में तो मैं हूं। उसे तो जो करना था, जैसा करना था वो कर लिया, उसको जो चाहिए था वो तो मिल गया। आदित्य ने इस बार फ्रस्ट्रेट होते हुए पूछा, साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? रियली मिस्टर सिंह, आपको नहीं पता आखिर जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी आपकी बहन ने किया है वो तो आपके लिए ही किया है। उसने मेरी जिंदगी तो आपके लिए बर्बाद की है।
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ऑफिसर, अब तुम सही सही बताओ और साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। तेजस ने जब आदित्य को कितनी हैरानी में देखा तो मन में सोचता है इन्हें देखकर तो लगता है कि जैसे इन्हें भी नहीं पता आशी ने क्या किया है। तेजस ने कहा उसने मुझसे शादी की ताकि वो आपको बचा सके। तेजस की बात सुनकर आदित्य एक बार फिर से हैरान हो गया। मुझे बचाने के लिए आशी ने तुमसे शादी की, कहना क्या चाहते हो तुम? लगता है मिस्टर सिंह आपकी बहन ने आपको बताया नहीं है। चलिए मैं ही बता देता हूं कि उसने मुझसे शादी क्यों की। उसने मुझसे शादी आपको मुझसे बचाने के लिए की थी। जिस दिन आपकी वाइफ का किडनैप हुआ था उस दिन राका ने मेरे हेड ऑफिस में कुछ आपके खिलाफ सबूत भिजवाए थे और ये बात आशी को पता थी और उन्हीं सबूतों को बदलने के लिए या मैं आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ना ले सकूं इसलिए उसने मुझसे शादी की। उसने मुझसे ये कहा कि वो मुझसे प्यार करती है जबकि ऐसा कुछ तो था ही नहीं। तेजस की कही सारी बातें सुनकर आदित्य एकदम से दंग रह गया और उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, इतना सब हो गया और आशी ने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तेजस ने उसके शब्द सुने तो कहा, अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर ली मिस्टर सिंह, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने तो कुछ नहीं खोया लेकिन मैंने खो दिया। उसने भले ही मुझसे कभी प्यार ना किया हो लेकिन मैंने किया था। लेकिन जब से मुझे ये पता चला है कि उसने मेरे साथ सिर्फ धोखा किया है उस दिन से मैं उससे नफरत करता हूँ। आपको जो जानना था मैंने आपको बता दिया। और एक बात और, मैंने डिवोर्स पेपर रेडी करवा दिए हैं। कल सुबह तक मेरा लॉयर आपके घर में डिवोर्स पेपर लेकर आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर तेजस वहां से चला गया और आदित्य बस अपनी जगह पर खड़ा रहा। वो अभी भी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। आदित्य भी अपनी गाड़ी में बैठता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। कुछ देर बाद जब वो गायत्री मैंशन पहुंचता है तो वो हॉल में खड़े होकर आशी का नाम बहुत तेज से पुकारता है, आशी, 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 अभी के कभी नीचे आओ। आशी जो अपने कमरे में थी वो आदित्य की आवाज सुनकर कहती है, ये भाई इतनी जोर से मेरा नाम क्यों बुला रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? वो कमरे से बाहर निकल जाती है। बाकी सब भी आदित्य की आवाज सुनकर अपने अपने कमरे से निकल आते हैं। पुष्पेंद्र जी बाहर आते हैं, वो आदित्य के पास जाते हैं। उन्होंने पूछा, आदित्य इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो, क्या बात है और तुम आशी को ऐसे क्यों बुला रहे हो? उसने कहा, काका अभी आपको सब पता चल जाएगा, पहले आशी को नीचे तो आने दीजिए। काशवी ने पूछा, लेकिन आदित्य जी बात क्या है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आदित्य ने काशवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो अभी भी गुस्से में खड़ा हुआ था। आशी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और आदित्य उसे गुस्से से देख रहा था। आशी जब नीचे आए तो उसने कहा, भाई क्या बात है, आप इतनी देर से मुझे क्यों बुला रहे हैं? तूने ऐसा क्यों किया आशी? आशी को उसकी बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, मैंने क्या किया है भाई? आशी तूने तेज से शादी मुझे बचाने के लिए की थी। आशी ने जैसे ही ये बात सुनी तो वह एकदम से सहम गई। बाकी सब ने भी जैसे ही सुना तो सब के सब हैरान रह गए। आदित्य ने उसके दोनों कंधे पकड़ते हुए कहा कि मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, तूने तेरे से शादी मुझे बचाने के लिए की, तेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे बचाने के लिए तूने अपनी और उसकी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर ली। पुष्पेंद्र जी आगे आते हैं। उन्होंने आदित्य से कहा, आदित्य कि तुम क्या कह रहे हो? आदित्य ने कहा, काका मैं सही कह रहा हूँ, इसने तेजस से शादी किसी प्यार की वजह से नहीं की थी, मुझे बचाने के लिए की थी। तू पागल हो गई थी आशी, तुझे अपने भाई पर भरोसा नहीं था। तुझे, रेहान और इस फैमिली को, हमारे बिजनेस को मैं पिछले 18 साल से संभाल रहा हूं ना। हर चीज मैंने हैंडल की है ना, मैं ये सिचुएशन भी हैंडल कर लेता। तुझे क्या जरूरत थी अपनी जिंदगी बर्बाद करने की? आशी दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तेरे भाई को जेल भेज दे, तेरे भाई का कुछ बिगाड़ ले। तुझे अपने भाई पर भरोसा नहीं था। आदित्य ये सब बातें इतनी गुस्से और तेज आवाज में कर रहा था जिससे मुस्कान डर गई थी। रॉकेट भी वहीं पर खड़ा था। मुस्कान जाकर रॉकेट के पीछे उसके बाजू पकड़कर खड़ी हो जाती है और धीरे से कहती है, ब्लैक कमांडो ये सुपरमैन इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। रॉकेट हल्का सा अपना सर घुमा पीछे घुमाकर मुस्कान की तरफ देखता है और कहता है, डरो नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर। आशी ने कहा, ऐसा नहीं है भाई, लेकिन मैं क्या करती, आप कुछ दिन पहले ही तो जेल गए थे और आपके जेल जाने के बाद आपकी इमेज और आपकी बिजनेस में क्या फर्क आया था? और वो राका और ऋषभ, उनकी वजह से आप फिर से जैन चले जाते। भाई आज तक आपने मेरे और रिहान भाई के लिए इतना कुछ किया है, हमने तो आज तक आपके लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि आज तक आपने भी अपने लिए कुछ नहीं किया। बस आप या तो अपने आप को मजबूत बनाने और मजबूत दिखाने की कोशिश करते रहे या तो बस हमें ही संभालते रहे।
मैं नहीं चाहती थी भाई कि आपको तकलीफ हो, मैं नहीं चाहती थी कि आप जेल जाएं और आपको बचाने का एक ही रास्ता था तेजस से शादी करना, और इसीलिए मैंने उसे प्रपोज किया और उसको शादी करने के लिए मनाया और वो मान भी गया, पर हम दोनों ने शादी कर ली और इस तरीके से मैंने सबूत भी बदल दिए और आपको बचा लिया। आशी की बात सुनकर आदित्य ने उसे एक थप्पड़ मारा जिससे आशी का चेहरा दूसरी तरफ हो गया। आशी ने अब अपने उल्टे गाल पर हाथ रख लिया जहां पर आदित्य ने उसे थप्पड़ मारा था। ये सब देखकर एक बार सब फिर से हैरान रह गए। रेहान ने कहा, भाई आप ये क्या कर रहा है? अपने आशी को थप्पड़ मारा? आज तक आपने उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की और आपने उसे थप्पड़ मारा। आशी ने अपना चेहरा ऊपर किया, उसकी आंखों में सूरत आंसू थे और उसका हाथ इस वक्त अपने गाल पर ही था। वो अपने आंसुओं से भरी नजरें उठाकर आदित्य को देखती है। आदित्य ने अगले ही पर उसे गले से लगा लिया और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तू पूरी पागल है आशी, क्या जरूरत थी तुझे मेरे लिए सब करने की? तेरा भाई हमेशा से सब संभालता आया है और आगे भी मैं सब संभाल लूंगा। मेरी छोटी सी बहन इतनी बड़ी हो गई कि उसने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। तूने मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। आशी ने भी अपने हाथ आदित्य के कंधे पर रख दिए और वो जोर जोर से रोने लगी और आदित्य उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करा रहा था। पुष्पेंद्र जी, काशवी, रॉकेट और रेहान सब लोग उन्हें ऐसे देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। मुस्कान भी डरी सहमी सी ये सब देख रही थी। कुछ देर बाद आशी उससे अलग होती है और वो दौड़कर अपने रूम में चली जाती है। आदित्य पुष्पेंद्र जी की तरफ देखता है जो अभी बिल्कुल शांत खड़े थे, उनका चेहरा इस वक्त बहुत गंभीर था। उसने कहा, सॉरी काका, मैंने आशी पर हाथ उठाया। पुष्पेंद्र जी ने कहा, आदित्य, हमसे पहला हक तुम्हारा आशी पर बनता है जब तुमने आज तक कभी उसे प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक पिता का फर्ज तुमने ही उसके लिए निभाया है। तुम्हें उसे डांटने और मारने का पूरा हक है। लेकिन आज हम अपनी बच्ची के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। हम इतने दिन से उससे बात नहीं कर रहे थे और आज जब सच सामने आया है तो वो भी इस तरीके से। आदित्य ने कहा, काका कल सुबह तेजस डिवोर्स के पेपर भेजने वाला है। पुष्पेंद्र जी ने कहा, तो यही ठीक रहेगा क्योंकि उसका प्रोफेशन और हमारा प्रोफेशन बिल्कुल अलग है और अब तो हम ये भी जानते हैं कि दोनों ने शादी प्यार की वजह से नहीं की है, तो ये रिश्ता टूट जाना ही बेहतर है। पुष्पेंद्र जी अपने कमरे में चले जाते हैं और आदित्य भी उनके जाने के बाद अपने कमरे में चला जाता है। काशवी उसके पीछे पीछे जाती है। वो जैसे ही कमरे में आया उसने अपना हाथ दीवार पर कस के मारा जिससे उसके हाथ से खून भी निकलने लगा। काशवी ने जब ये देखा तो वो दौड़कर आदित्य के पास गई और उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आदित्य जी आपने क्या किया? आपके हाथों से खून निकल रहा है। आदित्य ने कहा, यही सही था, आखिर मैंने मेरी छोटी बहन पर हाथ जो उठाया। काशवी उसे बेड पर बैठाती है और ड्रॉ से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसके हाथ साफ करने लगती है। काशवी आदित्य की तरफ देख रही थी जो अपनी नजरें जमीन पर गड़ाए हुए कुछ सोच रहा था। काशवी ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहा हूं मैं आशी को कैसे संभालूं। उसने अपनी जिंदगी जो बिगाड़ ली है उसको कैसे सुधरूं। मैं अपनी बहन की जिंदगी ऐसे बर्बाद तो नहीं होने दे सकता ना। आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सिस्टर। उसको जो करना था उसने कर लिया, अब बारी मेरी है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। काशवी ने कहा, नहीं आदित्य जी आपको तो कुछ पता भी नहीं था। मैं जानती हूँ सच जानने के बाद आपको कितनी तकलीफ हो रही है। मैं जानती हूँ कि आप आशी से कितना प्यार करते हैं। गलती तो मुझसे हुई है। मैं हाथ पर हाथ रखकर अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। बहुत रो लिया आशी ने मेरी वजह से, अब और नहीं। सुबह का वक्त सब हॉल में बैठे होते हैं। काशवी आशी का चेहरा देख रही थी जो बहुत उतरा हुआ था। आदित्य इस वक्त अपनी कोई फाइल चेक कर रहा था। तभी वहां पर लॉयर आता है। उन्होंने आदित्य के पास आकर कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंह। सबको पता था कि लॉयर क्यों आया है सिवाय आशी के। उसे लगा लॉयर आदित्य के किसी काम से आया होगा। वो वहां से उठकर जाने लगी, तभी लॉयर ने आकर कहा, हमें मिस्टर तेजस ने भेजा है ये डिवोर्स पेपर लेकर। वो मैसेज आशी कपूर से डिवोर्स चाहते हैं। आशी ने जैसे कि डिवोर्स का नाम सुना उसके कदम वहीं पर रुक गए और वो तुरंत घूम गई और उसके मुंह से अनायास ही निकला, डिवोर्स। वो मुझसे डिवोर्स चाहता है। काशवी आशी की तरफ देख रही थी। रेहान ने लॉयर से कहा, आप ये पेपर इन पर रख दीजिए, आप जा सकते हैं। लॉयर ने कहा, 3 दिन बाद कोर्ट की हियरिंग है तो मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूं। इतना कहकर लॉयर वहां से चले जाते हैं और आशी अभी भी अपनी जगह पर एकदम शांति खड़ी थी। आशी इधर आओ। पुष्पेंद्र जी ने आशी को अपने पास बुलाया। आशी उनके पास जाती है। पुष्पेंद्र जी अपनी जगह से खड़े होते हैं और उन्होंने आशी की सर पर हाथ फेरते हुए कहा,
बेटा, जो रिश्ते झूठ और कंडीशन पर टिके होते हैं ना, वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। तुमने तेजस से जिस वजह से शादी की थी वो वजह खत्म हो गई है, तो यही अच्छा होगा कि तुम उससे डिवोर्स ले लो। वैसे भी अब इस रिश्ते में बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है। ना तुम इस रिश्ते को दिल से मानती हो और ना तेजस। हम भले ही तुमसे नाराज थे, लेकिन हमें तुम्हारी शादी को कहीं ना कहीं मान लिया था। लेकिन अब हम जब जानते हैं कि इस शादी झूठ पर टिकी हुई है, इसका कोई वजूद नहीं है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी खोखले रिश्ते में जिए, इसलिए बेहतर होगा कि ये रिश्ता टूट जाए। आदित्य ने कहा, काका कैसी बातें कर रहे हैं? आशी को क्या प्रॉब्लम होगी डिवोर्स पेपर में साइन करने से? वैसे भी वो कौन सा इस शादी को मानती थी, उसने तो शादी मेरे लिए की थी। अब तो रीजन भी खत्म हो गया, मैं जेल के बाहर हूँ। हे ना आशी, चल अब अच्छा ही है कि रिश्ता टूट रहा है। अब तेरे सर पर कोई बोझ नहीं रहेगा किसी झूठे रिश्ते को निभाने का। ये लो और इसे पढ़कर साइन कर देना। पेपर्स को कोर्ट में सबमिट भी करना है। काशवी, मैं रूम में जा रहा हूँ, मेरे लिए कॉफी प्लीज भिजवा देना रूम में। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। आशी भी पेपर से लेकर अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद काशवी आदित्य के लिए कॉफी लेकर आती है। आदित्य इस वक्त अपने फोन में कुछ कर रहा था। काशवी ने कॉफी टेबल पर रखी और कहा, आपकी कॉफी। आपको क्या लगता है आदित्य जी, जो कुछ भी हो रहा है क्या वो सही हो रहा है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आशी डिवोर्स पेपर देखने के बाद खुश नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो ये डिवोर्स चाहती है। आदित्य ने कहा, काशवी जो हो रहा है वो सही हो रहा है और तुम ज्यादा सोच रही हो। आशी क्यों परेशान होगी? वो कौन सा ये रिश्ता कभी चाहती थी? और मैंने तुमसे कल ही कहा था ना कि मुझे आशी की जिंदगी सुधारनी है। उसने जो कुछ भी अपनी जिंदगी में बिगाड़ा है तो वो इस डिवोर्स के बाद ही सुधर सकता है। काशवी ने कहा, लेकिन आदित्य जी मुझे ऐसा लगता है कि आशी तेजस को पसंद करने लगी है। आदित्य ने कहा, लेकिन तेजस आशी को पसंद नहीं करता, तभी तो उसने डिवोर्स पेपर भेजे हैं। और रिश्ता किसी एक के निभाने से तो निभेगा नहीं। रिश्ता तो दो लोगों की एफर्ट्स और दो लोगों की डेडिकेशन के साथ ही निभता है। और मुझे लग रहा है, और तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, आशी तेजस से प्यार नहीं करती। तुम भी जानती हो ना, उसने मुझे बचाने के लिए शादी की थी, बस काम हो गया ना। इतना कहकर आदित्य अपनी कॉफी पीने लगा। काशवी ने भी अब उसे कुछ भी नहीं कहा। आशी जब अपने कमरे में पहुंची तो वो बस पेपर्स को ही देखे जा रही थी। उसमें लिखा अपना नाम और तेजस का नाम देख रही थी। क्यों तेजस, क्यों एक बार भी तुमने डिवोर्स पेपर भेजने से पहले मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझाना? ठीक है, अगर तुम डिवोर्स चाहते हो तो अब यही सही, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ। दोपहर का वक्त आदित्य सबको हॉल में बुलाता है। सब उसके कहने पर हॉल में इकट्ठा हो रहे थे। काशवी, रॉकेट, रिहान, पुष्पेंद्र जी, मुस्कान, आशी सब हॉल में इकट्ठा हो गए थे। आदित्य की नई सेक्रेटरी नताशा भी वहां पर खड़ी थी। पुष्पेंद्र जी ने पूछा, आदित्य तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? आदित्य ने कहा, काका आपको याद है वो सिंगापुर वाला प्रोजेक्ट? एक्चुअली वहां के जो होटल का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है वो हमें मिला है। और इस वक्त अंडरवर्ल्ड में भी सब बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे जितने भी हथियार और डायमंड्स की स्मगलिंग है वो भी काफी अच्छे मुनाफे में हो गई है। तो मैंने सोचा इसी खुशी में पार्टी रखते हैं। तो कल मैंने पार्टी रखी है हमारे बिजनेस के सक्सेस की और साथ ही साथ अंडरवर्ल्ड में हमारी कामयाबी की भी। लेकिन मीडिया वालों को सिर्फ यही पता होगा कि ये पार्टी सिर्फ हमारी बिजनेस सक्सेस पार्टी है। काशवी ने कहा, लेकिन आदित्य जी अभी पार्टी करने की क्या जरूरत है? आप जानते हैं ना घर के हालात अभी ठीक नहीं है, ऊपर से आशी और तेजस का डिवोर्स। आदित्य ने कहा, तुम फिर से वही पुरानी बातें कर बैठ गई काशवी। वो दोनों अपनी मर्जी से डिवोर्स ले रहे हैं। ऑटो में कितनी बार बताना पड़ेगा कि उनकी शादी की वजह खत्म हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी का या आशी के डिवोर्स का कोई लेना देना है। और पार्टी की सारी प्लानिंग मिस नताशा करेगी। काशवी ने कहा, लेकिन ये पार्टी की प्लानिंग क्यों करेगी? क्योंकि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है और बाकी सब इस वक्त अपने अपने काम में बिजी हैं, इसीलिए मैं किसी पर बर्डन नहीं डालना चाहता। इस वजह से मैंने पार्टी की जिम्मेदारी मिस नताशा को दी है। ये काफी टैलेंटेड है और पार्टी काफी अच्छे से प्लान कर लेंगी। आदित्य ने आशी कहा, आशी तुझे ये तो नहीं लग रहा कि तेरा भाई कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो रहा है और उसे तेरी कोई पड़ी ही नहीं है? देख, तेरी शादी कोई नॉर्मल शादी की तरह तो थी नहीं, और अब तुम दोनों ही डिवोर्स ले रहे हो अपनी अपनी खुशी से। तो मुझे लगा जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो पार्टी थ्रो करने में क्या प्रॉब्लम है ना? आशी ने कहा, जी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आदित्य ने कहा, मुझे पता था कि तू मुझे जरूर समझेगी और पार्टी के बहाने इतने दिन से जो तेरा मूड खराब है कम से कम वो ठीक हो जाएगा। आदित्य नताशा से कहता है, मिस नताशा पार्टी की सारी तैयारियां अभी से करना शुरू कर दीजिए। ओके सर।
नताशा ने कहा। और रॉकेट कल पार्टी में बहुत मेहमान आएंगे तो सिक्योरिटी का अच्छे से ध्यान रखना। और रेहान तुम भी नताशा की मदद करोगे, अब वो तो हमारे सारे मेहमानों को जानती नहीं तो तुम उसे बताओगे और पार्टी अरेंज करने में हेल्प करोगे। रेहान निकाल दी भाई। मुस्कान ने खुश होते हुए कहा, भाव तो कल पार्टी होगी, बहुत मजा आएगी, मैं तो कितने दिन से किसी पार्टी में नहीं गई हूँ, मैंने अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं पहने हैं। आदित्य ने कहा, तो अब अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेना और अच्छा अच्छा खाना भी खाना। ओके ओके सुपरमैन, मुस्कान ने खुश होते हुए कहा। पुष्पेंद्र जी ने कहा, अब जब तुमने पार्टी प्यार करने का सोच लिया है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम सही कह रहे हो, इस घर का माहौल अभी बहुत बिगड़ा हुआ है, इस पार्टी के बहाने कुछ ठीक हो जाएगा। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। 2 घंटे बीत गए थे। सब अपना अपना काम अभी भी कर रहे थे। रॉकेट भी रेहान और नताशा की मदद कर रहा था। काशवी जो अपने कमरे में आराम कर रही थी वह नीचे आती है और वो भी सबके साथ में बैठ जाती है। काशवी ने कहा, मैं कुछ मदद कर दूं? रॉकेट ने कहा, नहीं मैम, आप आराम कीजिए, हम सब हैं काम करने के लिए। वैसे मैं अब हम मेहमानों की लिस्ट बना रहे हैं, तो आपके माँ और पापा को इनविटेशन तो भेजेंगे, तो क्या आपकी दोस्त दिया, उसको भी इनविटेशन भेजना है? काशवी उसकी बात सुनकर सोचने लगी। आदित्य जो काशवी की तरफ देख रहा था, उसे पता था कि काशवी अपने पापा के बारे में ही सोच रही है, लेकिन उसने उसके पापा को कोई जिक्र नहीं किया और कहा, दिया ये तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना? काशवी ने कहा, जी वो 2 दिन पहले घर भी आई थी, जब उसे पता चला कि मुझे गोली लगी है तो वो मुझे देखने आई थी। तो तुम उसे भी बुला लो। आफ्टर एंड ऑल वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, और जब सब अपने अपने मेहमानों को बुलाने हैं तो तुम क्यों नहीं बुलाओगी? तुम दिया को बुला लो, तुम्हें उससे मिलकर खुशी होगी। काशवी उसकी बात सुनकर खुश हो गई और उसने कहा, जी मैं उसे बुला लूंगी। रेहान ने जैसी सुना तो वो रॉकेट को घूर कर देखने लगा। रॉकेट जो अपना काम कर रहा था, उसकी नज़र जब रेहान पर पड़ी जो उसे ही देख रहा था, तो वो भी रेहान की तरफ ही एकटक देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि रेहान उसे इस तरीके से घूर क्यों रहा है। उसने कहा, भाई आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रेहान ने अपना चेहरा फेरते हुए कहा, कुछ भी नहीं। पता नहीं उस लड़की को बुलाने की क्या जरूरत है। उसने बात धीरे से जरूर कही थी, लेकिन रॉकेट ने सुन लिया। उसने कहा, भाई जरूरत क्यों नहीं है, आखिर वो भी तो अब मेहमान है ना, वो मैम की दोस्त है, वह भी उनकी बेस्ट फ्रेंड। रेहान ने कहा, तो मैंने कब मना किया, बुलाओ ना, तुम लोगों को जैसे भी बुलाना है। उसकी इरिटेशन भरी बातें सुनकर आदित्य ने कहा, रेहान क्या बात है, तू कुछ परेशान लग रहा है। रेहान ने कहा, नहीं भाई कोई परेशानी नहीं है। नताशा जो बार बार अपना काम कर रही थी, लेकिन वो बार बार नजरें चुराते हुए आदित्य को देख रही थी। काशवी ने भी एक चीज नोटिस की। नताशा अपनी जगह से खड़ी हुई और आदित्य के बगल में जाकर बैठ गई और उससे कुछ पॉइंट डिस्कस करने लगी। काशवी को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि नताशा आदित्य के इतने करीब बैठी है, और आदित्य भी उसे कुछ कह नहीं रहा था। वो बार बार घूर कर नताशा को देख रही थी। नताशा बार बार कुछ ना कुछ करके आदित्य के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसकी बॉडी आदित्य की बॉडी से टच हो। वो बार बार ही अपने कंधे आदित्य के कंधों से टच कर रही थी। काशवी ने कहा, मिस नताशा पार्टी की जितनी भी अरेंजमेंट्स बाकी हैं वो मैं कर लूंगी, और वैसे भी काफी लेट हो रही है, मुझे लगता है आपको घर जाना चाहिए, और फिर कल आपको जल्दी यहाँ पर आना भी है पार्टी की बाकी की अरेंजमेंट्स करने। नताशा ने कहा, लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। रेहान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बाकी का काम देख लूंगा। काशवी सही कह रही है, कल तुम्हें सुबह जल्दी आना है, तो तुम अभी जाओ, ज्यादा काम करोगी तो थक जाओगी और सुबह जल्दी आ नहीं पाओगी। काशवी को लगा कि आदित्य भी कुछ बोलेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, वो बस अपनी एक फाइल ही चेक कर रहा था। मुस्कान ने कहा, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे भी पार्टी की अरेंजमेंट करने दो ना, मुझे भी आप लोगों की हेल्प करना है। रेहान ने कहा, तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है, हम सब हैंडल कर लेंगे, तुम बस पार्टी एंजॉय करना। रेहान की बात सुनकर मुस्कान उदास हो गई। आदित्य ने जब मुस्कान का उदास चेहरा देखा तो कहा, तुम्हें काम करना है? मुस्कान ने हाँ में अपना सर हिलाया। जब कल डेकोरेशन होगी ना, तो तुम भी डेकोरेशन करने में मदद करना, ठीक है? और खाना टेस्ट करके बताना कैसा बना है, तुम्हारा यही काम है। मुस्कान उसकी बात सुनकर खुश हो गई। उसने खुश होते हुए कहा, ये मैं भी पार्टी में हेल्प करवाऊंगी। काशवी भी उसकी खुशी देखकर खुश थी। रॉकेट को भी उसे खुश देखकर अच्छा लग रहा था। आदित्य अपने रूम में आता है। काशवी भी थोड़ी देर बाद रूम में आती है। वो सब कुछ सोच रही थी, और वो सोचते हुए ही कमरे में आ रही थी, उसका ध्यान अपने में नहीं था।
आदित्य जो अभी वॉशरूम से बाहर निकला था वो काशवी को आते हुए देखता है। उसे काशवी कुछ खोई हुई सी नजर आ रही थी। आदित्य जाकर काशवी के सामने खड़ा हो जाता है। काशवी जो कुछ सोचते हुए आ रही थी वो सामने नहीं देखती और वो आदित्य से टकरा जाती है। वो जैसे ही आदित्य से टकराती है तो वो होश में आती है और वो अपना सर उठाकर आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य ने उससे पूछा, क्या बात है काशवी, क्या सोच रही हो कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं है खुद पर। ये तो शुक्र है कि तुम कमरे में आ रही थी, अगर बाहर होती तो चोट भी लग सकती थी। काशवी उसकी बात सुनकर हड़बड़ा जाती है। आदित्य ने पूछा, अब बताओ क्या सोच रही थी तुम। काशवी ने उससे नजरें चुराते हुए कहा, कुछ भी नहीं। वो बस घर में इतना कुछ हो रहा है, बस उसी के बारे में सोच रही थी। वो इतना कहकर आदित्य के बगल से जाने लगती है। वो आगे बढ़ी कि तभी आदित्य ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया और धीरे से उसके पास जाता है। उसने पूछा, काशवी सच सच बताओ तुम क्या सोच रही थी। काशवी मन में बोलती है, कैसे बोलूं आदित्य जी कि मुझे नताशा कुछ सही लड़की नहीं लगती। वो जब देखो तब आपके करीब रहने की कोशिश करती है जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मैं ये बात आपको कैसे बताऊं, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं, लेकिन मैं अपने दिल और दिमाग का क्या करूं। मैं अगर आपको बताऊंगी कि मैं क्या सोच रही हूं तो आप गुस्सा हो जाएंगे। वैसे भी सारा टाइम तो आप उस नताशा की ही तारीफ करते रहते हैं। मैं नहीं बता सकती आपको। काशवी ने कहा, सच में आदित्य जी मैं बस आशी के बारे में सोच रही थी। आदित्य ने उसके दोनों कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आदित्य जी आपको नहीं लग रहा कि ये जो कुछ भी हो रहा बहुत जल्दबाजी में हो रहा है और अभी आपका पार्टी करना क्या ये सही है। मुझे नहीं लग रहा है कि आशी खुश है। आदित्य ने कहा, मैं कह रहा हूं ना, मैं कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। आशी तो मेरी प्यारी से बहन है, मुझे उसकी फिक्र है। मैं जो भी करूंगा उसकी खुशी के लिए ही करूंगा और जो कुछ भी कर रहा हूं वो भी उसकी खुशी के लिए ही कर रहा हूं। अब जाओ और बाथरूम में फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर लो और जल्दी से सो जाओ, पार्टी के अटैचमेंट तुम्हें भी तो देखने हैं ना। उसकी बात सुनकर काशवी एक नज़र आदित्य की तरफ देखती है और फिर वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद वह वापस आती है तो देखती है आदित्य पहले ही सो चुका है। वो भी उसके बगल में जाकर लेट जाती है और कुछ देर बाद उसे भी नींद आ जाती है। सुबह आज घर में बहुत चहल पहल थी। सभी सर्वेंट अपना अपना काम कर रहे थे। रॉकेट और रिहान दोनों काम में बिजी थे। नताशा भी आज जल्दी आ गई थी क्योंकि उसको पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स देखने थे। काशवी जैसी ही नीचे आती है और उसने जैसे ही नताशा को देखा तो वो एक नज़र उसे देखती है। नताशा ने उसे जैसे ही देखा तो कहा, गुड मॉर्निंग मैम। काशवी ने भी उससे विश किया और वो सर्वेंट को इंस्ट्रक्शंस देने लगी। कुछ देर बाद आदित्य नीचे आता है। वो जैसे ही नीचे आया तो नताशा उसके पास जाकर कहती है, सर आपने जैसा जैसा बोला था मैंने वैसे ही किया। आपने जिन लोगों को इनवाइट करने को बोला था उन्हें मैंने इनवाइट कर दिया है और पार्टी भी वैसे ही अरेंज की है जैसा आपको पसंद है। नताशा जब आदित्य के पास पहुंचती है तो काशवी उसे ही देख रही थी। आदित्य जो इस वक्त अपने फोन पर बिजी था वो नताशा की बातों का जवाब देते हुए कहा, नताशा मुझे पता था कि तुम पार्टी अच्छे से अरेंज कर दोगी, इसीलिए मैंने तुम्हें पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स का काम दिया था। तुम मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आदित्य सारी बातें अपने फोन में देखते हुए ही कह रहा था। लेकिन नताशा वो तो बस उसे ही देखे जा रही थी। किस तरीके से नताशा आदित्य को देख रही थी ये देखकर काशवी को गुस्सा आ रहा था। वो नताशा के पास गई और उसने कहा, मिस नताशा आपने बता दिया ना आपको जो आदित्य जी को बताना था, अब आप जाइए और दूसरे काम देखिए। घर में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप बता सकती हैं कि उन्हें अरेंजमेंट्स अच्छी लगी या नहीं लगी। घर में सिर्फ आदित्य जी ही नहीं रहते, बाकी और लोग भी रहते हैं। वैसे भी आदित्य जी अभी नीचे आए हैं, उन्हें नाश्ता करना है। आदित्य जी ने आपको कल बोला था ना कि पार्टी में रिहान भी आपकी हेल्प कर रहा है, तो आपको कुछ भी पूछना हो या बताना हो तो आप उसे बता सकती हैं। काशवी ये बात थोड़ी ऊंची आवाज और फ्रस्ट्रेशन में कहा था। उसके बोलने के तरीके से ही पता चल रहा था कि वो नताशा को कहीं ना कहीं डांट रही है। आदित्य काशवी को देख रहा था। उसने पहली बार काशवी को इस तरीके से किसी से बात करते देखा था। उसने पूछा, काशवी तुम ठीक हो ना। काशवी ने कहा, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूं। अब चलिए और नाश्ता कर लीजिए। आदित्य ने भी इस बार ज्यादा नहीं सोचा। नताशा काशवी की बात सुनकर वहां से चली गई और काशवी डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। आदित्य भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो जाकर डाइनिंग टेबल में बैठ गया। आदित्य देख रहा था कि काशवी का मूड आज कुछ ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद में मुस्कान भी आती है। काशवी ने कहा,
मुस्कान बैठो, तुम भी खाना खा लो। मुस्कान ने कहा जब आशी दीदी आएंगी ना तो मैं उनके साथ खाना खा लूंगी। काशवी ने मुस्कुराकर कहा ठीक है। कुछ देर बाद आशी भी नीचे आती है। अदित्य उसकी तरफ देखता है तो आशी की आंखें कुछ सूजी हुई सी थी। अदित्य ने पूछा आशी तेरी आंखों को क्या हुआ है, इतनी स्वेलिंग क्यों है तेरी आंखों में। आशी ने कहा कुछ नहीं भाई, मैं रात को शायद देर से सोई थी और सुबह जल्दी उठ गई, शायद इसी वजह से आंखों में स्वेलिंग है। काशवी भी आशी की तरफ देखती है और मम्मी कहती है अदित्य जी क्यों नहीं समझने की, आशी बहुत परेशान है, वो खुश नहीं है। अदित्य ने कहा जल्दी सोया कर। आशी ने कहा जी भाई। कुछ देर बाद सब अपना नाश्ता कर चुके होते हैं और सब एक साथ बैठे होते हैं। अदित्य ने कहा मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ बाहर, 1-2 घंटे में लौट आऊंगा। इतना कहकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद में वो सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर अपनी गाड़ी रोकता है और अंदर जाता है। उसने एक जूनियर ऑफिसर से कहा मुझे ऑफिसर तेजस से मिलना है, उसको बोलो कि अदित्य प्रताप सिंह आया है। जूनियर ऑफिसर ने कहा लेकिन सर अभी बिजी हैं, एक केस के सिलसिले में उनकी मीटिंग चल रही है सीनियर ऑफिसर्स के साथ। अदित्य ने कहा ठीक है, मैं तब तक इंतजार कर रहा हूं। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म होती है और सीनियर ऑफिसर चले जाते हैं। उनके जाने के तुरंत बाद अदित्य बिना पूछे तेजस की ऑफिस में चला जाता है। एक जूनियर ऑफिसर उसे रोकता है। सर रुक जाइए, आप बिना पूछे अंदर नहीं जा सकते। लेकिन तब भी अदित्य उसकी नहीं सुनता और ऑफिस के अंदर चला जाता है। तेजस ने जब उसे ऐसे आते देखा तो उसने कहा मिस्टर सिंह ये आपकी कंपनी का ऑफिस नहीं है जहां पर आप अपनी मर्जी से किसी से भी बिना पूछे अंदर आ गए। ये सीबीआई हेडक्वार्टर है, यहां पर आप मुझसे पूछकर ही अंदर आ सकते हैं। अदित्य ने कहा मैंने पहले ही 30 मिनट इंतजार कर लिया, उसी को मेरी शराफत समझो। कानून की इज्जत करता हूं इसीलिए तुम्हारी मीटिंग के बीच में नहीं आया, लेकिन अब तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई है। जूनियर ऑफिसर ने कहा सॉरी सर, मैं इन्हें मना कर रहा था लेकिन ये माने नहीं और अंदर आ गए। तेजस ने कहा कोई बात नहीं, तुम बाहर जाओ। तेजस की बात सुनकर हो जूनियर ऑफिस से बाहर चला जाता है। तेजस ने पूछा बताइए मिस्टर सिंह, अब आप बिना पूछे बिना मेरी इजाजत के यहाँ पर क्यों आए हैं। अदित्य ने कहा मुझे कहीं पर भी आने जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं चाहता तो तुम्हें यहाँ से उठवाकर तुम्हें किडनैप करवाकर भी तुमसे बात कर सकता था, लेकिन मैं शराफत से यहाँ पर आया हूँ तुमसे बात करने। तेजस ने कहा आप मुझसे क्या बात करने आए हैं। अदित्य ने कहा एक तरीके से देखा जाए तो मैं तुमसे बात करने भी नहीं आया हूँ। तेजस उसकी बात शंकर कहता है तो फिर क्यों आए हैं। मैं तुम्हें इनविटेशन देने आया हूँ। तेजस ने हैरानी से कहा इनविटेशन, किस चीज का इनविटेशन। आज शाम को घर में पार्टी है, उसी का तो मैं इनविटेशन देने आया हूँ। तुम्हारी और आशी के डिवोर्स को अभी 2 दिन है, तब तक तो तुम आशी के पति ही हो और हमारे रिश्तेदार भी, तो बस सोचा तुम्हें भी पार्टी में इनवाइट करूं। तेजस ने कहा मुझे आपकी पार्टी में आने का कोई शौक नहीं है। अदित्य ने बोला हर काम शौक के लिए नहीं करते, कभी कभी कुछ चीजें करने के लिए करनी पड़ती है। बिना वजह तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पर इज्जत से बुलाने आया हूँ तो तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम आओगे। अगले 2 दिन के लिए ही सही, लेकिन 2 दिन तक तुम हो तो मेरे बहन के पति ही ना। और हाँ आना, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम्हें देखकर अच्छा लगेगा। पहले तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं था आने का, लेकिन अब है, तो शाम को पार्टी में आ जाना 7 बजे ठीक है। इतना कहकर अदित्य वहां से निकल जाता है। तेजस मन में सोचता है मेरे लिए सरप्राइज है, इनकी पार्टी में मेरे लिए क्या सरप्राइज है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।